नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। पीएम मोदी ने मोदी 3.0 को रीसेट कर दिया है। 2024 के बाद जिस मोदी लहर के थमने का नैरेटिव विपक्षी सेट कर रहे थे, क्या वो लहर 2 साल बाद सुनामी बनकर लौटी है? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। बंगाल चुनाव के बाद सिर्फ बंगाल की तस्वीर नहीं, बल्कि देश के संसद के भीतर भी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। धीरे धीरे 2/3 बहुमत का फॉर्मूला रीसेट हो रहा है। ममता के बाद अब उद्धव ठाकरे के लिए भी झटके वाली खबर सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्या संसद का गणित प्रधानमंत्री मोदी के हार्ड डिसीजन की राह आसान करने जा रहा है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है। दल से बड़ा देश है। देश हित के बड़े फैसलों का ये सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। The right leader at the right time, at the right place. Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation, working with a single agenda, that is nation first. सही समय, सही नेतृत्व और राष्ट्र प्रथम का सूत्र। 12 साल बाद पीएम मोदी ने मोदी 3.0 को रीसेट कर दिया है, और ऐसा रीसेट किया है कि विपक्ष का मेन सर्वर ही डाउन हो गया लगता है। ममता दीदी की टीएमसी ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह रही है। कांग्रेसी परेशान हैं कि 2027 में यूपी में अगर यही हाल हुआ तो 2029 में कांग्रेस के भीतर भी कांड न हो जाए। अखिलेश परेशान हैं कि टीएमसी वाले ग्रहदशा समाजवादी की न हो जाए, क्योंकि पीएम मोदी की वो भविष्यवाणी तो सच होती दिख रही है जो 2024 के चुनावों के बाद एनडीए की संसदीय बैठक में पीएम मोदी ने की थी। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। करीब 2 साल बाद विपक्ष के 1-2 बचे किले भी ढह चुके हैं, दक्षिण को छोड़कर। इस सब के बीच मोदी 3.0 के साथ ऐतिहासिक फैसले लेने की भविष्यवाणियां भी शुरू हो चुकी हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2024 में जिस मोदी लहर के कमजोर होने का दावा 99 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी कर रही थी, वही लहर अब सुनामी बनकर लौटी है। कुछ एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति और राष्ट्र संकल्प को रीसेट कर दिया है। वहीं कुछ जानकारों का ये दावा है कि पश्चिम बंगाल में मचे उथल-पुथल के बीच एनडीए का संख्या बल सदन के अंदर बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से मोदी एक बार फिर अपने बड़े फैसलों को पूरा करने वाले हैं। संकल्प जब पवित्र हो, ध्येय जब धारणा बन जाए, धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म हो जाए तो बदलाव ध्रुव है। बीते 12 वर्षों में इसी धारणा ने आकार लिया और भरोसे और विश्वास की कसौटी पर मोदी एक कल्ट बन गए। 2024 के चुनावों के बाद जिस नैरेटिव को इंडी गठबंधन और इसके बिखरे हुए नेताओं की भीड़ ने रचा, वो बंगाल चुनावों के बाद चिंदी चिंदी कर उड़ गया और शेष रहा द मोदी फिनोमिनन। तो क्या कड़े और बड़े ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए कायनात ने समीकरण बना दिए हैं और मोदी ने वो समीकरण साध लिए हैं?
क्योंकि राष्ट्र हित में मोदी के 3 बड़े संकल्प सिद्ध होने अभी बाकी हैं। पहला, एक देश एक चुनाव का लक्ष्य, दूसरा समान नागरिक संहिता और तीसरा महिला आरक्षण 2029 से लागू कराना। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 के बाद कई राज्यों के चुनावों से लेकर बंगाल चुनावों तक एक बार फिर नरेंद्र मोदी के प्रभाव, लोकप्रियता या राजनीतिक वर्चस्व का एक नया चरण शुरू हो चुका है, जो बताता है कि मोदी फैक्टर दोगुनी शक्ति से राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा देने को तैयार है। हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है। दल से बड़ा देश है। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। पहले सरकारें आर्टिकल 370 की बात करने से डरती थी। हमने उसे खत्म करके पूरे देश में एक संविधान लागू किया। मोदी 3.0 को वो बड़े और ऐतिहासिक फैसले लेने हैं जो पहले से उनके एजेंडे में शामिल रहे हैं। तो सबसे जरूरी है संसद के भीतर संख्या बल। माना यह जा रहा है कि बंगाल चुनावों के बाद टीएमसी के भीतर हुई टूट ने काफी हद तक मोदी 3.0 के संकल्पों को सिद्ध करने की दिशा में आ रही मुश्किल कम की है। पीएम मोदी के 3 बड़े संकल्पों में जो पहला संकल्प है वो है परिसीमन विधेयक को पास कराना। देश में नए सिरे से लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए ये विधेयक आवश्यक है। इसके पारित होने से जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन होगा, जिसके बाद लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 800 से अधिक हो जाने की संभावना है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख एजेंडे में शामिल एक और बिल है एक देश एक चुनाव का। इस बिल का उद्देश्य देश के लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराना है। इससे चुनावी खर्च और प्रशासनिक तंत्र पर पड़ने वाले भारी बोझ को कम करने का लक्ष्य है। और तीसरा और सबसे बड़ा लक्ष्य है नारी वंदन अधिनियम पूर्ण रूप से लागू करना। संसदीय और विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूर्ण और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कुछ तकनीकी संशोधनों की आवश्यकता है, जो 2/3 बहुमत के बिना पारित नहीं हो पा रहे थे। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ और इस पर वोटिंग हुई, लेकिन यह बिल पास नहीं हो सका। और बीते 12 वर्षों में एक बात तो देश के लोग समझ चुके हैं कि मोदी जो ठान लेते हैं उसको सिद्ध करने तक वो पीछे नहीं हटते और ना ही थकते हैं। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। बंगाल की बदली सत्ता ने ममता को कहीं का नहीं छोड़ा। ममता सोनिया के भरोसे हैं और अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी के। और एक्सपर्ट कहते हैं कि राहुल गांधी यूपी में अखिलेश के भरोसे हैं, तमिलनाडु में जोसेफ विजय के, झारखंड में हेमंत सोरेन के और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के भरोसे। ऐसा इसलिए क्योंकि लाख कोशिश के बाद भी जनता का भरोसा कांग्रेस पर बन नहीं पा रहा। तो वहीं ब्रांड मोदी हर बार जनता की कसौटी पर खरा उतर रहा है। The right leader at the right time, at the right place, Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation. That is his strength. He is both our anchor
and our innovator, working with a single agenda, that is nation first. 21st century belongs to Narendra Modi ji. बंगाल में टीएमसी विभाजन के बाद ममता दीदी के पास बचा क्या है और कितना, उसे समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन खबर है कि टीएमसी में आए भूचाल ने उद्धव की शिवसेना और एनसीपी शरद पवार तक की नींवों पर असर डाला है। कुछ ईंटें वहां से भी खिसक सकती हैं। कहते हैं जब मोदी फैसला लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए पूरे समर्पण के साथ जुट जाते हैं। ऐसे में बागी होते टीएमसी के सांसद और डीएमके का इंडिया गठबंधन से दूर होना क्या सदन के अंदर मोदी सरकार के फैसले को रास्ता दिखा रहा है? अगर समीकरण की बात करें तो अब तक जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बड़े और निर्णायक फैसले की राह आसान होती जा रही है। अब ये राह कैसे निकलती दिख रही है और कितनी मुकम्मल है, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि लोकसभा में एनडीए के पास 292 सांसद हैं। ये बहुमत के 272 से ऊपर है, लेकिन 2/3 लगभग 362 होता है। अब अगर टीएमसी के 20 सांसद एनडीए में आते हैं तो आंकड़ा हो जाता है 315। अभी भी ये 2/3 वाले आंकड़े से 47 कम है। इसी तरह राज्यसभा में एनडीए के पास 148 सांसद हैं। ये बहुमत 123 से ऊपर है, लेकिन 2/3 का आंकड़ा है 163। अब अगर ऐसे में टीएमसी के 13 सांसदों में 2/3 सांसद यानी 9 एनडीए के खेमे में चले जाते हैं तो ये आंकड़ा हो जाता है 157। मतलब अभी भी 2/3 के आंकड़े से 6 कम। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2/3 का आंकड़ा वोटिंग के समय उपस्थित सांसदों की संख्या पर भी निर्भर करता है। फिलहाल तो उद्धव गुट वाली शिवसेना में भी एक बड़ी तीव्रता का भूकंप आने के आसार दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 7 महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। उधर तमिलनाडु में कांग्रेस से खार खाए बैठे स्टालिन तो कांग्रेस पर गाज बनकर गिरने को तैयार बैठे। उनके 22 सांसद हैं लोकसभा में और करीब 10 सांसद राज्यसभा में। तो यही वो गणित है जो विपक्ष के समीकरण को बिगाड़ने के लिए काफी है। अगर राजनीति समीकरणों का खेल है तो फिलहाल मोदी 3.0 की बाजी रीसेट हो चुकी है और ये समीकरण मोदी के बड़े फैसलों में इंडी की तरफ से रोड़े अटकाने के तमाम कोशिशों पर पानी फेर सकते हैं। और बड़ी खबर, अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। नागालैंड और असम के मुद्दे पर अमित शाह का बयान सामने आया है। असम और नागालैंड सरकार में समझौता हुआ। अमित शाह ने कहा है ये एक ऐतिहासिक समझौता है। दोनों राज्यों ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है और उसके बाद ये समझौता हुआ है। जल्द ही उत्तर पूर्व से एप्सपा हट सकता है। अगले साल तक एप्सपा खत्म हो जाएगा, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समृद्ध उत्तर पूर्व, विकसित उत्तर पूर्व, इसकी संकल्पना उत्तर पूर्व और भारत के सामने रखी है, आज इसमें बहुत बड़ा हर्डल हमने दूर करने का काम किया है। मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्तर पूर्व राष्ट्र प्रथम की भावना से ये समझौता कर कर आगे बढ़ रहा है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया कि अभी निर्णय जब आएगा तब आएगा, 50-50% कर कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है। और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच में ये ऐतिहासिक एमओयू हुआ है। कहा जाता है कि राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी का टाइम इतनी तेजी से बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता था। ममता बनर्जी की सत्ता को गए बमुश्किल महीना भर हुआ है कि टीएमसी में भागम भाग मची हुई है और अब तो ममता बनर्जी के सबसे वफादार रहे कल्याण बनर्जी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है
कह दिया है कि टीएमसी में या तो वो रहेंगे या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी रहेंगे। इस बीच टीएमसी के बागी गुट की लिस्ट पर भी सस्पेंस कायम है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिरी वक्त में मन बदल लिया तो सायोनी घोष का अलग अंदाज नजर आया। बंगाल की पल पल बदलती राजनीति की हर तस्वीर को आपके सामने रखती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। पश्चिम बंगाल का जो मैंडेट है, इस मैंडेट को देखते हुए मुझको भी लगा कि ना अब रहना ठीक नहीं है, मैं अपना पद से भी इस्तीफा दिया। जो ममता करेगी मैं उनका साथ दूंगा। ममता को साथ है, पार्टी फार्टी नहीं समझते हम। डराओ धमकाओ, पार्टियों को तोड़ो, ये प्रधानमंत्री जी का फॉर्मूला है। अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है। आप कोई कह रहा है दीदी के साथ हैं, किसी का कहना है दीदी के खिलाफ है और किसी को दीदी के भतीजे से दिक्कत है। बंगाल में करारी हार के बाद टीएमसी में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी भागम भाग है जिसकी कल्पना शायद दीदी ने भी न की हो। टीएमसी के 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। 19 सांसद बागी रुख अपना चुके हैं। राज्यसभा में 13 में से 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। कल्याण बनर्जी ने अल्टीमेटम दे दिया है। टीएमसी में हालत यह है कि कब कौन से नेता की बगावत की खबर सामने आ जाए कोई नहीं जानता। दिल्ली में नॉन स्टॉप बैठकों के दौर के बाद ममता बनर्जी कोलकाता पहुंच ही पाई थी कि दीदी के सबसे बड़े वफादार ने अल्टीमेटम दे दिया। कल्याण बनर्जी ने क्लियरली कह दिया कि टीएमसी में या तो अभिषेक बनर्जी रहेंगे या कल्याण बनर्जी रहेंगे। ममता बनर्जी फैसला कर ले। हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे। फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। कल्याण बनर्जी ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भयंकर तरीके से खार खाए हुए हैं। कह रहे हैं कि टीएमसी की जो हालत है उसके लिए अभिषेक बनर्जी ही जिम्मेदार है। इतना एरोगेंट, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर का लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। कल्याण बनर्जी का बागी होना ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि कल्याण बनर्जी 1998 यानी तब जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बनाई थी, तभी से दीदी के साथ वफादार रहे। टीएमसी के शुरुआती महासचिवों में से एक थे और मौजूदा वक्त में श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी सांसद है। सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया जो दीदी के सबसे पुराने साथी ने भी बागी तेवर अपना लिए। असल में ये पूरा मामला विधायकों के हस्ताक्षर मेल न खाने से जुड़ा है। इस मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन उससे पहले ही फर्जी दस्तावेज के मामले में कल्याण बनर्जी को बतौर वकील रातों रात हटा दिया और कल्याण बनर्जी को बताया तक नहीं। इसी के बाद कल्याण बनर्जी का गुस्सा फूटा है और बात यहां तक आ गई कि कल्याण बनर्जी ने साफ कह दिया कि टीएमसी में या तो वो रहेंगे या अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है। अभी उदयन का मैटर किया है, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है,
पार्टी तो अलग है, इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। कल्याण पहले टीएमसी नेता नहीं है जिन्होंने अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाए। इससे पहले ऋतुव्रत और संदीपन साहा ने अभिषेक पर सवाल उठाए थे। बागी गुट ने तो ममता को अपना नेता माना, लेकिन अभिषेक को बाहर कर दिया। अब इसी राह पर कल्याण बनर्जी भी आ गए। खास बात ये कि कल्याण बनर्जी के बागी तेवर उस वक्त सामने आए हैं जब ममता बनर्जी चौतरफा बगावत का सामना कर रही है। आज ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बिड़ाइक ने अपना इस्तीफा दे दिया। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव इस्तीफा दे चुकी। हफ्ते भर में टीएमसी के 3 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 में से 10 सांसद बचे हैं। इस्तीफा देने के बाद प्रकाश चिक बिड़ाइक ने क्या कहा वो सुनना भी जरूरी है। पश्चिम बंगाल के लोग का जो मैंडेट है, मैंडेट को देखते हुए अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि मेरा इलाका में भी हम लोग रिजल्ट ठीक नहीं किए, मैंडेट को देखते हुए हम लोग के राय दिए। मेरा पर्सनल डिसीजन है। अभी पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश देंगे उस अनुसार से काम करेंगे। राज्यसभा से टीएमसी सांसद प्रकाश बिड़ाइक के इस्तीफे से टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कभी ममता के बेहद करीबी रही काकोली घोष, सुष्मिता देव, शताब्दी रॉय जैसी नेता दूसरे पाले में खड़ी दिख रही हैं। ममता के सामने अब पार्टी का वजूद बचाने का संकट है। डर तो ये भी है कि कहीं बागी खेमा ही असली तृणमूल कांग्रेस न बन जाए। लिहाजा सवाल बरकरार है कि क्या वाकई टीएमसी में टूट के लिए अभिषेक बनर्जी ही जिम्मेदार हैं? क्या ममता बनर्जी का भतीजे पर हद से ज्यादा भरोसा भारी पड़ गया? ये सवाल यूं ही नहीं है। एक दौर में जुझारू राजनीति के दम पर बंगाल की सियासत में मुकाम हासिल करने वाली ममता बनर्जी सत्ता के बाद अपनी पार्टी टीएमसी भी गंवाने की कगार पर खड़ी और इसके लिए देश की राजनीति समझने वाले जानकार कहीं न कहीं अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। ममता बनर्जी ही अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजनीति में लाई। 2011 में अभिषेक को टीएमसी की युवा शाखा से जोड़कर सक्रिय राजनीति में लॉन्च किया। अभिषेक 2014 में डायमंड हार्बर सीट से पहली बार लोकसभा सांसद बने और 2021 में उन्हें टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। अभिषेक को निर्विवाद ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जाता है। पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव और कंट्रोल को लेकर पुराने नेता असहज महसूस कर रहे थे, जो बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद खुलकर सामने आ रहा है। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया। पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया। एक व्यक्ति ने, जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने इतने मेहनत से अपने खून पसीने से तैयार किया था, एक व्यक्ति ने उस पार्टी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। टीएमसी में बगावत के बीच अभिषेक बनर्जी भी कोलकाता पहुंचे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को हस्ताक्षर जालसाजी मामले में सीआईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी सीआईडी के दफ्तर कोलकाता के भवानी भवन में पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर वो है अभिषेक बनर्जी जो कुछ ही समय पहले दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद कुछ मिनटों के लिए अपने घर पहुंचे थे और उसके बाद आप देखिए सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये मामला है फर्जी साइन का, जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक संदीपन शाह और साथ ही ऋतुव्रत बनर्जी ने पुलिस कंप्लेन की थी और उसके बाद इस मामले की जांच सीआईडी ने अपने पास ली थी। लगातार 3 नोटिस दिया गया था अभिषेक बनर्जी को। ये तस्वीरें कोलकाता एयरपोर्ट की हैं, जहां अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी भी की।
ममता बनर्जी के राज में ममता बनर्जी के जिस भतीजे अभिषेक बनर्जी के नाम का सिक्का पूरे बंगाल में चलता था, उसी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। उन पर पत्थर और सड़े टमाटर फेंके गए। फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट से अभिषेक को 2 हफ्ते की राहत मिल गई है, लेकिन टीएमसी की आफत कम नहीं हुई। टीएमसी के 19 बागियों की सूची भी सामने आई, जिन्होंने दस्तखत किए हैं, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम होने का भी दावा किया गया, जिन्होंने साफ कर दिया कि वो ममता के साथ हैं। कि बहुत सारे लोग हैं जो आज चले गए हैं, तथाकथित बागी ग्रुप में आज शामिल हो गए हैं। कोई बात नहीं, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मेरे तो मित्रगण हैं, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे अपने साथ आया, जुड़ने को कहा, आने को कहा, या बागी ग्रुप में शामिल होने को कहा। लेकिन सिद्धांतों के आधार पे प्रिंसिपल्ड स्टैंड ये है कि ममता जी ने उस घड़ी में हमारा साथ दिया, तो आज मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं उनके साथ इस घड़ी में साथ रहूं। शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बागियों की लिस्ट में यूसुफ पठान और माला राय के अलावा टीएमसी की सबसे मुखर महिला नेताओं में शुमार और काबा गर्ल नाम से मशहूर टीएमसी सांसद सायोनी घोष का भी नाम है। इस बीच सायोनी घोष की एक ऐसी तस्वीर ने बंगाल की राजनीति में सनसनी फैला दी। सायोनी कोलकाता एयरपोर्ट पर नजर आई, लेकिन हमेशा सूती साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और बंगाली लुक में दिखने वाली सायोनी घोष एयरपोर्ट से पूरी तरह भेष बदल कर बाहर निकली। उन्होंने साड़ी की जगह जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी। आंखों पर बड़ा काला चश्मा था, सिर पर टोपी और चेहरे को पूरी तरह से मास्क से ढक रखा था। सायोनी घोष को वो आज का तस्वीर है या कोरोना टाइम का तस्वीर है या मास्क पर के मुंह ढक के, तो क्या है? अगर पार्टी में है तो पार्टी में है, अगर दूसरा कुछ है तो बोल्डली बोलना चाहिए। ये मुंह छुपा कर जाने का मेरे ख्याल से वो कोरोना टाइम का कोई पिक्चर होगा, नहीं तो ऐसा बिहेव कोई नॉर्मल आदमी नहीं करेगा। बंगाल में चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के बाद टीएमसी नेताओं में सायोनी घोष की ही सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन हार के बाद ममता के पीछे चलने वाले चेहरों का साया भी नहीं दिख रहा है। बीजेपी के बंगाल विजय के बाद ये तय हो गया कि अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के खराब दिन आने वाले हैं, लेकिन 2 महीने में ही तृणमूल तिनका तिनका होने लगेगी, शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये टीएमसी नेता वही जहांगीर खान है जो खुद को पुष्पा कहता था। उसी जहांगीर खान की पुलिस ने परेड निकाली, वो भी उसी डायमंड हार्बर के फलता इलाके में जहां जहांगीर खान का दबदबा और खौफ माना जाता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जहांगीर खान को हाफ पैंट पहनाकर सड़कों पर पैदल घुमाया। लब्बुलुआब यही कि सिर्फ 2 महीने में ही बंगाल की राजनीति 180 डिग्री बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़ी हुई। 2 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेंगे। फ्रांस और स्लोवाकिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 से 18 जून तक विदेश यात्रा पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी 15 और 16 जून को स्लोवाकिया जाएंगे। किसी भी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा होगा। और चलिए बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान का नया नक्शा तैयार हो रहा है। सुनकर शॉक लगा होगा, लेकिन खबर सच होने वाली है। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में हर साल इंटरनल टेरर एक्टिविटी और विद्रोही हमले इस कदर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान फिर से टुकड़ों में बंट जाएगा। और फिर होगा क्या? कुछ छीन लेगा, कुछ काबुली वाला छीन लेगा, लेकिन कैसे? रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। फील्ड मार्शल मुनीर ने पाकिस्तान को किस हालत में पहुंचा दिया, उसका ये ट्रेलर मात्र है।
न तो इकोनॉमी स्टेबल, न तो सिक्योरिटी लेवल पर कोई ट्रस्ट है। अगर सीधी लाइन में कहें तो स्थिति ऐसी है कि करीब 10% से ज्यादा पाकिस्तान खत्म हो चुका है और इसके आगे भी जिस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं तो आधा पाकिस्तान कब खत्म हो जाए कहा नहीं जा सकता। मिडिल ईस्ट के तनाव को शांत कराने के नाम पर दुनिया में शांति दूत बनकर घूमने वाले मुनीर का मुल्क खुद जल रहा है, आतंकी और विद्रोहियों की हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी CRSS के मुताबिक 2025 में कुल 1272 आतंकी और विद्रोही हमलों में 3417 लोग मारे गए हैं। ये आंकड़ा बता रहा है कि 2025 पाकिस्तान के लिए पिछले एक दशक का सबसे हिंसक साल रहा। 2024 की तुलना में कुल हिंसा में 34% की बढ़ोतरी हुई, जिसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में देखा गया है। वहीं अगर साल 2026 की बात करें तो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल SATP के मुताबिक शुरुआती 5 महीनों में ही मौत का आंकड़ा 1700 को पार कर चुका है। इन हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के मरने की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। साल 2019 में 195 सुरक्षा बल मारे गए थे, जबकि 2025 में बढ़कर ये आंकड़ा 650 हो गया है। सोचिए, अगर सिर्फ एक छोटे से हिस्से में इतने विद्रोही हमले हो रहे हैं तो फिर निकट भविष्य में पाकिस्तान में हालात क्या होंगे, इसकी कल्पना कर लीजिए। पूरे पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि POJK का पूरा एरिया 86,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्रफल 72,000 स्क्वायर किलोमीटर और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पाकिस्तान का 10% है और मौजूदा वक्त में पूरी तरह से जल रहा है। ये तो असल में पाकिस्तान के हालात हैं। भुखमरी कंगाली तो एक तरफ, दूसरी तरफ खुद के पाले आतंकी और मुनीर आर्मी के सताए हुए विद्रोहियों के दो तरफा मार से पूरा पाकिस्तान त्रस्त है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंक के बढ़े प्रभाव की बात करें तो साल 2024 में आतंकी हमलों में 1363 लोगों की जान गई थी, जबकि साल 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 2359 हो गया। POJK में पिछले कुछ दिनों से जैसे हालात बने हुए हैं, उसके बाद मुनीर का गेम ओवर करने का प्लान रेडी कर दिया गया है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक सड़कों पर मुनीर और उसकी आर्मी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए भले मुनीर ने अपनी फौज के तमाम बड़े अधिकारियों को मोर्चे पर तैनात कर दिया हो, लेकिन विद्रोह की आग थमने के बजाय और बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस तरह से शहबाज की सरकार में मुनीर की आर्मी ने POJK में जुल्म की इंतहा पार कर दी, ये तो बस उसी का रिटर्न रिवेंज है। कहा तो ये भी जा रहा है कि असली पिक्चर